विद्यार्थी मित्रों, आज हम प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत तीसरा विभाग देखने जा रहे हैं। इसके पूर्व हमने इस पाठ्यक्रम के दो विभागों पर चर्चा की है। पहला विभाग था पारिभाषिक शब्दावली, जिसके अंतर्गत पारिभाषिक शब्दावली के से तात्पर्य क्या है, उनकी परिभाषाएं, उसकी विशेषताएं। उसके बाद जो है हमने समस्याएं एवं समाधान इसको देखा, शब्द संपदा को देखा और हिंदी पारिभाषिक शब्द को देखा है। दूसरे विभाग जो राजभाषा हिंदी के संदर्भ में था, उसमें हमने राजभाषा और राष्ट्रभाषा इन दोनों के अंतर को बताया है, उसकी अवधारणा एवं स्वरूप पर चर्चा की है। उसके बाद हमने राजभाषा हिंदी के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर भी चर्चा की है। उसके बाद राजभाषा हिंदी का जो संवैधानिक प्रावधान है, अर्थात संविधान में जो हिंदी है उस पर भी हमने विस्तार से चर्चा की। उसके बाद जो है राष्ट्रभाषा प्रचार और प्रसार में जो महानुभावों ने, जो लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उस तरह से उनके वैयक्तिक कार्यों को भी देखा और कुछ संस्थाएं हैं जिन्होंने हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसको भी हमने विस्तार से लिया है। आज हम इसका तीसरा विभाग आरंभ करने जा रहे हैं, जो है प्रयोजन मूलक हिंदी लेखन पक्ष। याद में रखिए कि यह जो है सरकारी कार्यालय से संबंधित या व्यावसायिक जो कार्य होते हैं उससे संबंधित ये प्रश्न पत्र है। इसलिए आपको शायद कुछ एक शब्द इसके नए लगे, या हो सकता है सभी शब्द आपको नए लगे, लेकिन ये आपको अत्यंत आवश्यक है। जब यद्यपि आप किसी प्रशासनिक कार्य में चले जाते हो या उस पद पर कार्य करते हो जहां पर आपको इन चीजों की अत्यंत आवश्यकता होती है, और जिसमें से प्रमुख होता है, किसी भी कार्यालय के लिए प्रमुख होता है उसका लेखन पक्ष। अब लेखन पक्ष में हमको क्या क्या देखना है, तो देख लीजिएगा कि प्रारूपण, उसके सिद्धांत और व्यवहार। प्रारूपण किसे कहा जाता है, केवल एक शब्द याद में रखिए, हम विस्तार से इस पर चर्चा कर ही रहे हैं। इसके बाद नंबर 2 है टिप्पण, जो नीचे लिखी होती है टिप्पण, उसको हम टिप्पण कहते हैं, इस पर भी विस्तार से चर्चा होगी। उसी तरह से संक्षेपण, जो विस्तारित होता है उसको संक्षेप में करना, उसको संक्षेपण कहते हैं। प्रतिवेदन, मतलब जो दिया है, पत्र दिया है उसके प्रतिवेदन में कुछ लिखना है और बताना, इसको प्रतिवेदन कहा जाता है। और अंतिम है समाचार, जो हम आए दिन देखते हैं, अखबार वगैरह पढ़ते हैं या फिर जो टीवी वगैरह पर आते हैं कि किस तरह से समाचार होते हैं, किस तरह से लिखना होता है, किस तरह से जो घटनाएं घटित होती है उसको किस तरह से शब्दबद्ध किया जाए, उसी को हम जिसे समाचार कहते हैं। तो सबसे पहले जो है हम इसका जो पहला विभाग है इसको हम आरंभ कर देते हैं। पहला विभाग जैसे मैंने कहा कि लेखन पक्ष में यह है प्रारूपण लेखन। ये प्रारूपण लेखन जो सिद्धांत है पहला, इसको जो है हम देखेंगे। ये प्रारूपण सिद्धांत, इसका ठीक है, कोई बात नहीं है। ये पहला जो विभाग है उसको हम प्रारूपण कहते हैं। आपके स्क्रीन पर ये शायद दिखाई दे रहा है, और हो सके यद्यपि आप मोबाइल पर देख रहे हैं तो मोबाइल को आपको अड़ा करना पड़ेगा। सीधा अगर खड़ा रखते हैं मोबाइल, इसके अक्षर आपको बहुत छोटे दिखाई देंगे। तो आपसे निवेदन है कि मोबाइल को जो है फुल स्क्रीन कीजिएगा ताकि आपको ये अक्षर अच्छे से दिखाई देने लगे। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रारूपण किसे कहा जाता है, प्रारूपण किसको कहते हैं। तो देख लीजिएगा, सरकारी अथवा गैर सरकारी कार्यालय में कामकाज को निपटाने के लिए किए जाने वाले पत्र व्यवहार का विधि पूर्वक प्रारंभिक रूप तैयार करना प्रारूप लेखन कहलाता है। जो भी हम पत्र व्यवहार करते हैं
उससे पहले, क्योंकि सीधे पत्र लिखा और उनको भेज दिया ऐसे नहीं होता है, पहले उसका प्रारूपण करना पड़ता है और उसके बाद ही उसको जो है फेर करके फिर भेज देना पड़ता है। इसी को हम क्या कहते हैं, केवल याद रखिएगा, इसको जो है वो प्रारूपण कहा जाता है। प्रारूपण के लिए हिंदी में अन्य भी शब्द प्रचलित है, जिसमें है आलेखन या मसौदा तैयार करना। जैसे हम कहते हैं ना, कोई पत्र लिखना है तो उसके पहले उसका कच्चा चिट्ठा लिखना, मसौदा तैयार करना, इस प्रकार से भी शब्द हिंदी में प्रयोग होते हैं। मतलब ये प्रारूपण है, या फिर ये कहूं कि आलेखन है, या फिर ये कहें कि ये मसौदा है, तीनों भी समानार्थी शब्द है। तो पत्र व्यवहार के पहले जो मसौदा तैयार किया जाता है, कच्चा चिट्ठा लिखा जाता है, इसको हम जो है वह प्रारूपण कहते हैं। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा नियुक्त वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने ड्राफ्ट शब्द के लिए प्रारूप या मसौदा और ड्राफ्टिंग शब्द के लिए प्रारूपण जो है स्वीकार किया है। तो शिक्षा मंत्रालय है, इन्होंने प्रारूपण शब्द को ही यहाँ पर महत्वपूर्ण माना है, या इसी का प्रयोग जो है वो चलता रहेगा, इस तरह से कहा गया है। अब हम इसकी जो है यह परिभाषा देखेंगे, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है परिभाषा। ये परिभाषा क्या है? परिभाषा प्रारूपण का सीधा अर्थ है सरकारी कामकाज में प्रयुक्त पत्र, परिपत्र एवं सूचना आदि का कच्चा रूप तैयार करना। जैसे कि ऊपर पहले मैंने कहा है कि कच्चा रूप जो है पहले तैयार करना पड़ता है। यह काम दफ्तर का कोई लिपिक, कोई जो है प्रभाग अधिकारी या कोई उच्च अधिकारी भी कर सकता है। विषय की गंभीरता, जटिलता और महत्व के अनुसार यह कार्य विभिन्न स्तरीय कर्मचारियों तथा अधिकारियों को सौंपा जाता है। ये काम कौन करता है कि कोई क्लर्क, जिसको हम कहते हैं लिपिक होगा, कोई बाबू होगा, या कोई जो है वह प्रभाग अधिकारी या मंडल अधिकारी होगा, या उच्च पदाधिकारी भी ये हो सकता है। जब कोई छोटा कर्मचारी या किसी अधिकारी को जो है प्रारूप को तैयार करना है, तब उसे अपने उच्च अधिकारी के पास अनुमोदार्थ भेजना आवश्यक होता है। जो भी इसने एक अच्छा चिट्ठा बनाया है, उसको अपने जो अधिकारी होता है उसको अनुमोदन के लिए, क्या ये सही है गलत है ये बताने के लिए, जिसको हम अनुमोदन कहते हैं, मतलब उनके अनुमोदन से ही ये जो है ये तैयार हुआ है। अनुमोदन प्राप्त करने के बाद संशोधित प्रारूप टंकित, मुद्रित या साइक्लोस्टाइल कराया जाता है, और उसके बाद ही वो पत्र है वो फाइनल होता है, वो अंतिम होता है, और उसके बाद उसको टंकन किया जाता है, मतलब टाइप वगैरह किया जाता है या मुद्रित किया जाता है। जैसे जो भी ये साइक्लोस्टाइल है, आजकल तो व्हाट्सएप वगैरह आया है, उसकी इमेज वगैरह भी लेते हैं, स्कैनिंग करते हैं, ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। अब देखिए इसकी महत्व, क्यों इसका महत्व है प्रारूपण का, वही है कि प्रारूपण का प्रयोग सरकारी दफ्तरों में ही नहीं वरन व्यावसायिक संस्थाओं में भी उनकी आवश्यकता पड़ती है। ये न केवल सरकारी या प्रशासनिक कार्य में होता है, बल्कि ये व्यावसायिक जो संस्थानें हैं, बड़े बड़े कंपनीज हैं, कारखाने हैं, इन संस्थाओं में भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। सरकारी दफ्तरों के विभिन्न प्रभागों में कामकाज के सिलसिले में इसकी जरूरत पड़ती है। एक मंत्रालय को जब दूसरे मंत्रालय से जब वार्ता करनी होती है, जब पत्र लिखना होता है, मतलब लिखा पढ़ी होती है, एक मंत्रालय दूसरे मंत्रालय से जो है बात करता है। बात करता क्या है, मतलब पत्र व्यवहार जब वो करता है। केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों को एवं राज्य सरकारें अपनी विभिन्न क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाइयों को पत्र, आदेश, परिपत्र, सूचना आदि भेजती रहती है। कहने का यहाँ पर अभिप्राय केवल इतना है कि सरकारी कामकाज की गाड़ी को चलाने के लिए प्रारूपण एक महत्वपूर्ण घटक है। अब देख लीजिए कि जो भारत सरकार है, महाराष्ट्र सरकार को पत्र लिखता है, या महाराष्ट्र सरकार जो है तो भारत सरकार को पत्र लिखेगी, या हमारी राज्य सरकार मुंबई में है, महाराष्ट्र सरकार कोई दूसरे
प्रदेश है, राज्य है, मान लो गुजरात सरकार को पत्र लिखती है या गुजरात सरकार हमको पत्र लिखती है, तो इस समय में हमको प्रारूपण की अत्यंत आवश्यकता होती है। पहले पहले जो वो विषय है उसका पूरा एक मसौदा जो है बनाना पड़ता है। और ये जो है ये अन्य विधाओं की भांति प्रारूपण लिखना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। यह भी उतनी ही महत्वपूर्ण बात है। कहेंगे कि सर उसमें क्या मुश्किल है, हम भी लिख सकते हैं, तो ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये एक प्रारूपण लेखन एक कला है जिसको हमको सीखना पड़ता है कि किस तरह से हम बनाए। क्योंकि कोई शब्दों का जो चयन होता है या महत्वपूर्ण होता है, जो घटनाएं हैं ये कम शब्दों में किस तरह से लिखी जानी चाहिए, मतलब ये सारी चीजें जो है हमको इसका अभ्यास करना पड़ता है, इसको जो है वो सीखना पड़ता है। इसीलिए हम इसको जो है एक कला कहते हैं। प्रारूपण लेखन जो है एक कला है। और जैसे मैंने कहा कि इसके लिए कोई विशेष व्यक्ति नहीं होता है, ये तो कोई भी लिख सकता है। जैसे हमने प्रारंभ में ही कहा है, कोई लिपिक होगा, कोई अधिकारी होगा, ये सब कुछ जो है कोई भी व्यक्ति ये लिखता है। लेकिन वह लिखने के बाद अपने उच्चाधिकारी को परामर्श के लिए, परामर्श यानी विचार विनिमय करके उनके कुछ विचार जो है वो लेता है, और उसके अनुमोदन के बाद ही, उसके संशोधन के बाद, संशोधन यानी उसमें कुछ चेंज वगैरह है, कुछ परिवर्तन करना है, तो परिवर्तन करके ही जो है उसका अनुमोदन उसको लिया जाता है। अनुमोदन सही ली जाती है, कहा अब ये ठीक है, तो उसको अनुमोदनार्थ प्रारूप जिसे हम कहते हैं कि एक अच्छा चिट्ठा अधिकारी के लिए दिया गया है। इसको जो है ये इसलिए, मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि ये एक महत्वपूर्ण जो है ये लेखन है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि प्रारूप की रचना विधि, जो प्रारूपण हम लिखते हैं, ये प्रारूप ड्राफ्ट जैसे बना रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं ना, प्रारूप लेना, ड्राफ्ट करना, मसौदा तैयार करना, तो उसकी एक रचना विधि है कि किस तरह से आपको वो मसौदे को लिखना है। प्रारूपण के प्रारूप को अर्थात उस मसौदे को लिखना है। देखिए, प्रारूप रचना करने से पूर्व उस विषय को, हर पहलू और आशय को समझने के साथ साथ तत्संबंधी नियम, उपनियम एवं पूर्व परंपरा को समझ लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसे ले लिया और प्रारूप लिख लिया, ऐसे नहीं। तो उसके कुछ नियम है, उपनियम है, उसकी जो भी चीज आप लिख रहे हैं, जो भी घटना घटित हो गई है या जिस संदर्भ में भी आप लिख रहे हैं, उसकी जो पूर्व परंपरा क्या है उसको भी हमको समझ लेना चाहिए। मतलब विषय का ज्ञान हमें पूर्ण रूप से होना चाहिए। और प्रारूपकार को, जो प्रारूप लिखता है, उसको जो है उसका अच्छे से अध्ययन करना चाहिए। शासन आदेश या प्रतिवेदन आदि से संबंधित प्रारूप के निम्नलिखित भाग हो सकते हैं कि किस तरह से ये लिखा जाता है ना। कुछ एक इसके क्या कहेंगे, इसकी विशेषताएं भी हम कह सकते हैं, या कुछ एक घटक जिसे हम इसको कहते हैं, इसको हम तत्व अगर कहते हैं तो शायद ये शब्द सही होगा कि प्रारूपण लेखन के कुछ एक सिद्धांत, कुछ एक तत्व होते हैं, है ना। तो तत्व में पहला जो आता है वो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, निर्देश या शीर्षक। सबसे पहले जिसे हम पत्र लिख रहे हैं, है ना, आपको मैं आगे बताता हूं। ये देखिए, मैं इस पर आने वाला हूं, उदाहरण आपको मैं देने वाला हूं आगे जब उदाहरण की बात आएगी। लेकिन पहले थ्योरेटिकल जो हम कहते हैं, पहले इसको समझ लिया जाए, उसके बाद हम जो है इस प्रैक्टिकल पर आएंगे किस तरह से लिखना है। नमूने के तौर पर एक प्रारूपण का नमूना जो है आपको सामने हमने रखा है, इस पर आएंगे। ये देख लीजिएगा, यहाँ पर शीर्षक वगैरह दिया गया है। ये 1 नंबर, ये 2, ये 3, ये 4, है ना, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ये 11 जो है मुख्य बिंदु है, मुख्य तत्व है, जिसके आधार पर जो है वो प्रारूपण लिखा जाता है या प्रारूप को लिखा जाता है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है निर्देश या जिसको हम
शीर्षक कहते हैं, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया है वो पूरा आएगा। मैंने कहा इसके पहले उदाहरण जो बताएंगे हम, ये संपूर्ण उस पर जानकारी आ जाएगी। तो देखिए इसके अंतर्गत जो है कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। प्रारूप के सबसे ऊपर एकदम बीच में पत्र क्रमांक का उल्लेख होना चाहिए। जो महत्वपूर्ण है कि पत्र क्रमांक का उल्लेख एकदम ऊपर बीच में, कि जो एक सरकार या दूसरे सरकार को पत्र लिख रही है तो पत्र का जो क्रम है वो कितने क्रमांक का पत्र जो है आप भेज रहे हैं। मतलब ये कि तुम्हारे मंत्रालय से मान लो 22 या 2300 पत्र गए हैं, तो 2301, 2402, 2403, है ना। इस प्रकार से पत्र क्रम संख्या जिसको हम कहा जाता है कि आपकी जो भी सीरियल से जो पत्र भेजते हैं आप, उसकी क्रम की संख्या का ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। दूसरी बात क्या है कि पत्र की क्रम संख्या देने के बाद उसके ठीक नीचे सरकार तथा पत्र भेजने वाले मंत्रालय का नाम लिखना आवश्यक है। यह भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है कि जब हम पत्र जो लिख रहे हैं उसमें मंत्रालय का नाम, मान लो कि जैसे गृह मंत्रालय मुंबई सरकार, महाराष्ट्र सरकार ना, मतलब गृह मंत्रालय मुंबई, महाराष्ट्र सरकार, मतलब जो है महाराष्ट्र सरकार का गृह मंत्रालय ये पत्र लिख रहा है। उसके बाद देखिए पत्र क्रमांक की शासकीय संस्थान के नाम सीधे नीचे हटकर बाईं ओर पत्र भेजने वाले का नाम, पद, पता आदि होना अत्यंत आवश्यक है। तो पत्र लिख रहा है उसका पता वगैरह भी लिखना अत्यंत आवश्यक है। ये सब हमारा कहने चल रहा है शीर्षक के अंतर्गत चल रहा है। ऐसे हमने कहा कि इसके 11 विभाग है, हम पूरे 11 से 12 विभागों को अच्छी तरह से देखेंगे। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण जो बात है उसमें से ये आती है कि जो शीर्षक होता है उसके नीचे पत्र क्रम संख्या, उसके बाद मंत्रालय का नाम, उसके बाद पत्र प्रेषक के नाम या पद उल्लेख के बाद उसके नीचे थोड़ा स्थान छोड़कर सेवा में शब्द लिखा जाता है। मतलब किसको भेज रहे हैं उसके पहले सेवा में, मतलब उनकी सेवा में हम पत्र लिख रहे हैं आदि शब्द जो है उसमें लिखे होने चाहिए। उसके बाद पत्र पाने वाले के नाम, पद, पता आदि के बाद विषय निर्देश को रेखांकित करना चाहिए। जो विषय, उसके बाद जो है हमने देखा तो पत्र भेजने वाले का भी आया, पत्र पाने वाले को भी हमने पता लिख दिया, उसको जो है सेवा में इस तरह से लिखा। उसके बाद जो पत्र का जो विषय है, मसौदा जो बनाया गया है, प्रारूप जो बनाया गया है, उसका विषय आपको जो है वहां पर लिखना है? और उसके बाद सरकारी पत्र व्यक्तिगत नहीं होते हैं। कोई मतलब कोई अपने भाई को होगा भाई भी, तब भी क्या है कि पत्र व्यक्तिगत नहीं होते हैं, इसलिए इसमें कोई दूसरी बातें यहाँ पर नहीं आती है। व्यक्तिगत अपने परिवार की बातें यहाँ पर आप कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जो है वह सरकारी होते हैं। इसलिए जब हम संबोधन कहते हैं, हमने कहते हैं कि जैसे प्रिय, आपका लाडला, नमस्कार, ये सारी चीजें यहाँ पर नहीं होती है। यहाँ पर कुछ गिने चुने जो है संबोधन होते हैं, इसको संबोधन कहा जाता है। आदरार्थी होते हैं, जैसे महोदय, माननीय महोदय, इसे तो महोदय या महोदया अगर कोई स्त्री होगी तो, या माननीय, मान्यवर आदि ही लिखा जाता है और उसके बाद पत्र को आरंभ किया जाता है। यहाँ पर जो है प्रिय वो वगैरह कुछ लिखा नहीं जाता, क्योंकि व्यक्तिगत पत्र नहीं होता है, ये जो है वह सरकारी पत्र होता है। अब उसके बाद देखिए विषय विवेचन, खंडन या मंडन। विषय विवेचन, जो विषय जिस विषय पर पत्र लिखा जा रहा है, मसौदा तैयार किया जा रहा है या प्रारूप जो है लिखा जा रहा है, इसमें विषय का जो विवेचन है वो कैसे होता है, कि कैसे करना चाहिए, यह भी जो है निर्देश दिए गए हैं। विषय का संक्षिप्त संकेत दिया जा चुका है, जैसे ऊपर हमने विषय लिख दिया है। पत्र के इस अंश में पूर्व पत्र या पत्रों अथवा अनुस्मारकों की संदर्भ संख्या, उनके प्रेषण दिनांक सहित देने के पश्चात विषय का पुनर्कथन कर दिया जाता है। यदि उसे स्वीकार हो या अस्वीकार करना हो तो उसके कारण दिए जाते हैं। और विषय में ऊपर जो विषय दिया गया केवल उतना ही विषय वहां पर आना चाहिए। और जो भी आपने उस, मान लो कि जैसे कोई उत्तर आप दे रहे हैं तो उसको स्वीकार किया है या स्वीकार नहीं किया है, मतलब
आपका जो सुझाव था यह मंत्रालय ने स्वीकार नहीं किया है, जो भी विषय के संदर्भ में आपने लिखा, या हम इस मंत्रालय ने उस जो आपके दिए हुए प्रस्ताव को स्वीकार किया है, बस इतना ही लिखा जाता है। इसमें अधिक बातें लिखी नहीं जाती है ना, खंडन मंडन जो होता है ना, नहीं आपने ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको किसने कहा था, है ना, ये सारी चीजें उसमें नहीं आती है, क्योंकि ये सरकारी पत्र होते हैं, ये ऑर्डर होता है, ये निर्देश दिए जाते हैं, ये आदेश दिए जाते हैं, इसलिए इसमें बाकी चीजें नहीं आएगी। उसके बाद होता है स्वनिर्देश, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यदि शासकीय पत्र किसी व्यक्ति, संस्था, मंत्रालय, अनुभाग आदि के पत्र के उत्तर में है तो प्रारूप के इस अंश का प्रारंभ उस पत्र के दिनांक, क्रम संख्या तथा वर्णक प्रसंग से किया जाना चाहिए। शासकीय पत्र व्यवहार में सभी पत्रों की समाप्ति अलग अलग प्रकार से होती है, जैसे भवदीय, आपका, आपका विश्वास पात्र, आपका आज्ञाकारी। देखिए ये सारे शब्द जो है ये नीचे लिखे जाते हैं, लेकिन अधिकांश जब जैसे कोई व्यक्ति के लिए पत्र लिख रहा है तो उसके लिए वो ठीक है, वहां पर इस तरह के निर्देश, लेकिन अधिकांशतः जो पत्र हम देखते हैं या के हम प्रारूप देखते हैं उसमें जो है एक ही शब्द प्रचलित है, वो है भवदीय। भवदीय, भवदीय का मतलब ही आपका होता है, आपका भवदीय लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। भवदीय दीर्घ है, भवदीय का मतलब ही आपका होता है, और प्रशासन में यही शब्द जो है प्रचलित है। मैं अंतिम बात कर रहा हूँ, पत्र जो प्रारूप बना है उसके अंत में की बात मैं कह रहा हूँ, इसको हम जो है प्रारूप भवदीय जिसे लिखते हैं। उसके बाद है, देखिए नीचे आता है हस्ताक्षर, ये हस्ताक्षर है। हस्ताक्षर माने क्या है, हस्ताक्षर करना है मतलब सही होती है, बिल्कुल हम जैसे सिग्नेचर कहते हैं उसको जो है हम हस्ताक्षर कहते हैं। और जाहिर बात है हस्ताक्षर के बाद जो है आपका नाम आदि लिखना अत्यंत आवश्यक है। हो सकता है कि जैसे कोई हस्ताक्षर कर देता है, साइन कर देता है, सिग्नेचर कर देता है, लेकिन ये किसकी सिग्नेचर है या कौन है, ये जानने के लिए उस अधिकारी का नाम जो है नीचे लिखा होना अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद आता है भाग, देखिए संलग्न, यानी उसके साथ, उस प्रारूप के साथ कौन कौन सी चीजें और जोड़ी गई है। बहुत सारी नियम उपनियम होते हैं, कुछ एक जैसे हम कहते हैं कि डॉक्यूमेंट होते हैं, प्रपत्र होते हैं, फॉर्म जिसको हम कहते हैं, वो भी जोड़े जाते हैं, तो इसको हम संलग्न कहते हैं। या एक ही पत्र है जो हर सरकार को भेजना है, एक ही प्रारूप बनाया है भारत सरकार ने और हर राज्य को भेजना है, यहाँ क्या करते हैं संलग्न करके प्रतिलिपि उनको भेज देते हैं। पत्र के एकदम नीचे संलग्न शीर्षक देकर उसके नीचे जिन्हें भी पद, कागज या प्रमाण पत्र आदि संलग्न किए जा रहे हो उनकी संख्या देनी चाहिए। मैंने इस पत्र के साथ क्या क्या है इसका उल्लेख जो है वह बाईं ओर नीचे करना चाहिए, है ना। इस तरह से हमको प्रारूप लिखना है। अब देखिए कि अच्छे प्रारूप के लिए जो विश्लेषण हमने दिया है कि प्रारूप लेखन में उपरोक्त विश्लेषित मुद्दों की आवश्यकता होती है। प्रारूप के ये मुद्दे इस प्रकार हैं जिसके आधार पर एक अच्छा प्रारूप जो है वो तैयार किया जा सकता है। तो मतलब हमने जो चीजें देखी है उसको संक्षेप में यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं कि क्या है। एक तो ये जरूरी है, कुछ चीजें महत्वपूर्ण है जो प्रारूप लेखन के लिए, जिसमें देखिए हमने क्रमागत यहाँ पर लिखे हैं जो हमने आपको पहले बताए थे, हम उसकी ओर आ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, मंत्रालय या विभाग का नाम। नंबर 2 पत्र संख्या, पत्र का दिन कितवा पत्र है जैसे मैंने कहा, तो पत्र संख्या का लिखना आवश्यक है। प्रेषक का नाम, पद और पता भेज रहा है। प्राप्तकर्ता का नाम और पता, जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसका नाम और पता। प्रेषक के कार्यालय का स्थान और दिनांक, जाहिर बात है दिनांक लिखना है और स्थान लिखना है, जैसे दिल्ली है ना, भारत सरकार नई दिल्ली, महाराष्ट्र सरकार मुंबई, इस तरह से स्थान और दिनांक लिखना है। मूल विषय का संदर्भ, जो मूल विषय है उसको लिखना है, उसको अंडरलाइन करना है, रेखांकित करना है।
उसके बाद संबोधन, जैसे हमने कहा महोदय, माननीय, मान्यवर, इस तरह से इसको हम संबोधन कहते हैं। मुख्य पत्र का कथ्य, जो कथानक होता है बीच में जो हमको लिखना है, विषय का विस्तार जिसको हम कहते हैं, वह विषय। उसके बाद स्वनिर्देश जो नीचे होता है आपका या बहुधी हमने जो कहा था वो लिखना है। उसके बाद हस्ताक्षर होते हैं, हस्ताक्षर के बाद उसका नाम और पता होता है। उसके बाद नीचे जो है संलग्न कागजात, जो जितने भी प्रमाण पत्र जोड़े जा रहे हैं, तो जो कुछ भी चीजें इस प्रारूप के साथ जोड़ी जाती है उन सबकी जो है सूची इसमें दी जाती है। अब देखिए, अब ये सब चीजें देखने के बाद जो है हम प्रारूप का एक नमूना जैसे आपके लिए बता देते हैं। हमने जैसे जैसे आपको कहा था, ये आपके सामने प्रस्तुत है। क्या है कि भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली, जाहिर बात है ये पत्र लिखा है, इसने लिखा है शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये पत्र आया है। कहाँ से आया? भारत सरकार ने भेजा है। स्थान क्या है? नई दिल्ली। इसके बाद कितवा पत्र है? 415, पहले महीने का, जनवरी का 415। ये इसमें संख्या कितनी भी हो सकती है, जो भी क्रम है, जो भी क्रम है वो क्रम यहाँ पर आ सकता है। इसके बाद प्रेषक जो पत्र लिख रहा है ना, उसका यहाँ पर जो है नाम वगैरह आएगा, पता आएगा। इसके बाद जैसे ये हमने लिखा उप सचिव, शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली, ये जो है पत्र लिखने वाले ये महाशय हैं, इनको हमने क्या क्या, उप सचिव। और याद में रखिए, कोई मंत्री वगैरह पत्र लिखता नहीं, उस मंत्री को, जो मंत्रालय होता है उस मंत्रालय में सचिव, उप सचिव, है ना, ऐसे बहुत सारे अधिकारी होते हैं, और मंत्री केवल उनको सूचना देता है, और ये सचिव जो है पत्र लिखते हैं दूसरे मंत्रालय के सचिव को। जाहिर बात है कभी सचिव लिखेगा, कभी उप सचिव लिखेगा, बहुत सारे वहां पर लोग होते हैं, लेकिन मुख्य काम जो है सचिव उप सचिव का होता है, कि पत्र लिखने का या के प्रारूप पर लिखने का। तो यहाँ पर वो बताया है कि उप सचिव, शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली, सेवा में, जैसे हमने कहा था कि लिखना आवश्यक है कि किसकी सेवा में आप लिख रहे हैं। तो ये लिखा कि महामंत्री, वास्तविक रूप में यहाँ पर सचिव भी लिखते हैं तभी चलेगा। केंद्रीय कर्मचारी संघ, 18 संसद रोड, नई दिल्ली। तो क्या ये दूसरे राज्य को नहीं लिखा गया है, बल्कि ये केंद्रीय कर्मचारी संघ है, एक संस्थान है, उस संस्थान को ये पत्र लिखा गया है। तो उसके जो महामंत्री हैं, मान लो यहाँ पर निदेशक होगा, हाँ, या फिर और कोई व्यक्ति यहाँ पर होगा, जैसे मैनेजर लिखते हैं, व्यवस्थापक, शाखा व्यवस्थापक लिखते हैं, उस प्रकार से यहाँ पर महामंत्री है, इसलिए महामंत्री लिखा है। केंद्रीय कर्मचारी संघ, और उसको यहाँ पर पता लिखा है, देखिए 18 संसद रोड, नई दिल्ली, उसके साथ उसका पिन कोड लिखा है। और पत्र कहाँ से निकला है? नई दिल्ली से निकला है। और दिनांक जो है आपको यहाँ लिखनी होती है, इसी के लाइन को जो है यहाँ पर आपको, जहां से पत्र लिखा है तो नई दिल्ली है, तो वो लिखना है आपको, आपके हेडक्वार्टर का नाम या शहर का नाम। उसके बाद दिनांक लिखना है। दिनांक लिखने के बाद एक लाइन छोड़कर नीचे यहाँ पर विषय आएगा। विषय जो भी होगा कि सरकारी कर्मचारियों की संतान के शिक्षा व्यय का दायित्व, जो भी आपने पैसा वगैरह खर्च करना है, कई के लिए, कर्मचारियों के लिए, सरकारी कर्मचारियों की संपत्ति के लिए या उनके शिक्षा के, जो भी ये विषय हो सकते हैं। उसके बाद महोदय, प्रिय महोदय, प्रिय महोदय इसलिए कि केंद्रीय कर्मचारी संघ को लिखा है। अगर कोई सरकारी व्यक्ति को लिखा जाता तो केवल महोदय होता, यहाँ पर प्रिय वगैरह नहीं होता। क्योंकि ये महामंत्री जो कर्मचारी संघ है उसको पत्र लिखा जा रहा है, प्रारूप बनाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर संबोधन में प्रिय महोदय आया है। उसके बाद ये विषय अंदर का जो हमने आपको कहा था, आपके पत्र क्रम संख्या 210 क्रमांक इतने तारीख को जो मिला है, मुझे प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, निर्देश देता हूँ, इस संबंध में ये लिखा जाता है। इसके बाद नीचे आते हैं बहुधीय, जैसे हमने कहा कि इसके अंत में हम लिखते हैं कि बहुधीय हस्ताक्षर होता है। हस्ताक्षर के बाद उसका नाम वगैरह होना जरूरी है। इसके बाद संलग्न है, जो भी चीजें आप इसमें संलग्न करते हैं वो चीजें इसमें आ जाएगी। इसके बाद प्रतिलिपि, इसको जो है आपने ये भेजा है, ये जो है हम
इसको हम ये कहते हैं कुछ तकनीकी खराबी आई है। खैर हमारा पीरियड यहाँ पर हुआ है, हमने प्रारूपण को देखा, यहाँ पर आकर रुकते हैं। अगले पीरियड में फिर मिलेंगे एक नए लेखन पक्ष के साथ, तब तक मुझे दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।